हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड टेट का सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और दोस्तों, हम आप लोग से बिल्कुल बहुत ही कम समय लेंगे। जितना कम समय में दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को कवर किया जा सकता है, उतना कम समय में दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग के पास पूरा का पूरा समय बचा रहे। अगर आप लोग के पास 5 मिनट 7 मिनट भी समय दोस्तों, तो आप लोग तुरंत फटाक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसीलिए हम कोशिश करेंगे पूरा स्पीड में प्रैक्टिस सेट को करने का, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाला है दोस्तों सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। इसका जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न है, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, शिक्षा का स्तर तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, यानी धीरे धीरे गिरते जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन एम दिया है छात्रों की लापरवाही, ऑप्शन बी में है शिक्षकों की अपारगता, ऑप्शन सी में है अभिभावकों की विचार मग्नता, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, स्वांगीकरण का दूसरा नाम है, आप लोग बताना है स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, स्वांगीकरण का जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रतिपादन। क्या होता है? प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होती है। लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होती है। दोस्तों, लज्जा और गर्व ये जो भाव आता है बच्चों में, ये दोस्तों बाल्यावस्था में आता है। कब आता है? बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षण के लिए किस रूप में सहायक है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षण के लिए किस रूप में सहायक है। ऑप्शन एम दिया हुआ है, यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। बिल्कुल सही है। अगर आप लोग मूल्यांकन करते हैं तो ये चीज़ आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। शिक्षक अपने छात्रों के विभिन्न समूहों को वर्गीकृत कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। ये भी दोस्तों हो सकता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, धनात्मक रूप में संबंधित, ठीक है, धनात्मक रूप में संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, ठीक है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोस्तों धनात्मक रूप से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। टोटल 30 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सीडीपी से 30 ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, जो UNESCO जो है दोस्तों, यानी यूनेस्को, ये शिक्षा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस उम्र तक बच्चे में आदत विकसित होती है। देना आपको, किस उम्र तक बच्चे में आदत विकसित होती है। दोस्तों, जन्म से ही हो जाता है, ठीक है, जन्म से ही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। दोस्तों, विकास सदैव एक रेखीय होता है, ठीक है, विकास रेखीय होता है, यानी पहला ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक समान जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए, इसके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता। देखिए, समान गति से आगे नहीं बढ़ता, यही गलत दिया हुआ है, ठीक है। विकास सदैव रेखीय होता है, यानी एक बार एक चलते जाता है, ठीक है, रेखीय होता है। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास एक प्रणाली है। दोस्तों, जो बाल विकास होता है ये सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बाल विकास होता है दोस्तों, ये सतत क्रमिक लगातार चलती हुई होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न। अगला है, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृ जाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसका प्राप्तांक उसकी कक्षा का न्यूनतम अंक होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। उसका प्राप्तांक जो अंक उन्हें मिलता है वो कक्षा का न्यूनतम अंक होता है, यानी पूरे कक्षा में सबसे लास्ट नंबर पर जो बच्चा रहता है उसको दोस्तों पिछड़ा हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे प्रश्न। उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। पहला है बैठने की समुचित व्यवस्था, ये तो आवश्यक है। स्थिर एवं शांतिपूर्वक परिवेश ये भी आवश्यक है। सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह स्थिति ये भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोग बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है बच्चों का विकास निम्न में से किसका परिणाम है। बच्चों का विकास निम्न में से किसका परिणाम है। आनुवांशिकता इसका तो परिणाम है, पर्यावरण इसका ही परिणाम है। आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया, दोस्तों ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला जाए। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आनुवांशिकता भी और पर्यावरण इसी के अंदर ये आ गया है। तो हमें देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा मतलब एरिया, ज़्यादा मतलब क्षेत्रों को कवर कर रहा है। जैसे आनुवांशिकता और पर्यावरण, देखिए इसी के अंदर आ गया सी ऑप्शन पे, इसलिए हम लोग सी को राइट आंसर मानेंगे। बाकी आनुवांशिकता भी होता है, पर्यावरण भी होता है, लेकिन ये दोनों पे ऑप्शन सी वाला भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन सा है। देखिए कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक, यानी बाहर के कारक। ठीक है, बाह्य कारक मतलब बाहर के। ठीक है, कारक कौन से हैं। फिर दोस्तों देखिए संस्कृति अंग परिशिक्षण हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति और परिशिक्षण दोस्तों ये कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण समाज के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षण समाज के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय दोस्तों देखेगा वो हो जाएगा प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक, इनमें से सभी। दोस्तों इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए। अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना, ये तो बिल्कुल सही है। प्रेरित करने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। उन्हें पहले बेंच पर बैठना ये गलत है। ऐसा थोड़ी कि पहले बेंच पर बैठा देने से वो प्रेरित हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये कहना गलत है। ठीक है, कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना ये भी गलत है। कक्षा में उन पर ध्यान न देना तो और ही गलत है। यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना, जैसे कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इस तरह जो हम लोग प्रशंसा करते हैं जब बच्चा अच्छा काम करते हैं तो इस तरह करने से बच्चा प्रेरित हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। डिसलेक्सिया संबंधित है मुख्यतः दोस्तों। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है। तो दोस्तों जो डिसलेक्सिया होता है ये पठन की कठिनाई से संबंधित होता है। ठीक है, पढ़ने से संबंधित होता है, उसको पढ़ने में परेशानी होता है, उसे डिसलेक्सिया की बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 नंबर। छात्रों के व्यक्तित्व अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है। विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है। सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या अनुकृत करना। ऑप्शन बी है छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसरित करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। बहुविधि
अधिगम सुविधाएं पर, हाँ दोस्तों ये ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर आगे वो देख लेते हैं। छात्रों के व्यक्तिक अंतरों को दूर करने के लिए सभी संभावित कदमों का प्रयास करना। और ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में मंद शिक्षार्थियों को कोर्स भेजना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर चारों में दोस्तों चारों पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन जो सबसे अधिक जो भारी पड़ रहा है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी वाला पड़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताना को, शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों क्योंकि शिशुओं का विकास विभिन्न रूप में होता है और भिन्न भिन्न रूप में शिक्षा मिलती है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुओं का विकास विभिन्न रूप में होता है और भिन्न भिन्न रूप में शिक्षा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 है सृजनशील छात्र का गुण होता है। सृजनशील छात्र का गुण क्या होता है दोस्तों? उसका गुण होता है चिंताग्रस्त रहना। वो हमेशा चिंता में रहेगा कि ये करना है वो करना है। हमेशा जो सृजनशील बालक होता है उसके अंदर गुण रहेगा, वो कुछ ना कुछ करने का सोचेगा हमेशा, पर जिज्ञासु रहेगा पूरा एकदम, हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते रहेगा, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ के बारे में वो सोचते रहेगा हमेशा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों मानसिक संघर्ष का जो एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों क्या हो जाएगा? यौन आकांक्षाओं का दमन, बिल्कुल सही है। आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, ये भी सही है। खराब अंत व्यक्तित्व संबंध, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, तो ये सारा चीज़ से महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले। कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में पूरा कवर हो जाए सारा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है मूल्यांकन को, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 52 हुआ दोस्तों, मूल्यांकन को उपयोगी, ठीक है, मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करने में, हाँ बिल्कुल सही है, विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करने में सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। आप किसी भी छात्र को क्लास में किसी दूसरे बच्चे से तुलना आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तो सभी बच्चे में कुछ ना कुछ तो अंतर होती है। अगर आप लोग तुलना करेंगे तो बच्चा क्या डिमोटिवेट हो जाएगा। फिर तो आपको किसी भी बच्चा के साथ क्या करना है? तुलना नहीं करना है क्लास में, इसी का आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं बाकी ऑप्शन पढ़ के खुद से भी, कि वो दोस्तों फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं डायरेक्ट आंसर पे फोकस करेंगे हम, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? दोस्तों संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो शारीरिक तंदुरुस्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे बढ़ते हैं। उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। उच्च बुद्धि लब्धि वाला है, लेकिन वो दोस्तों छात्र है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है। शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि क्या है? दोस्तों शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि क्या है? दोस्तों देखिएगा, उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चा तो उच्च बुद्धि वाला है, फिर भी वो अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा है? तो इस रिगार्डिंग शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसका कारण का पता लगाना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी है, आप उन्हें पढ़ाएंगे? आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी है, आप उन्हें पढ़ाएंगे? दोस्तों आप उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा उन्हें पढ़ाएंगे, ठीक है, समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है? कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है?
प्रश्न पूछकर, हाँ बिल्कुल सही है। अब सामान्य जानकारी से रिलेटेड आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि कोई टॉपिक आपको पढ़ाना है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप छोटी मोटी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि बच्चा की जानकारी कितना है नहीं है, इसके लिए, ठीक है। विवरण देकर, ये बिल्कुल सही, विवरण देकर भी आप शुरुआत कर सकते हैं। कहानियाँ सुनाकर, ये भी सही है। अब शुरुआत में कहानियाँ सुनाए छोटा मोटा, ठीक, उसके बाद आप कहानी को पढ़ाएंगे तो बच्चा और अच्छा से समझ पाएगा उसको, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है 57 नंबर। कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए, पहला है संप्रेषण कौशल और भावभंगिमा से कहानी को रोचक बनाना, बिल्कुल सही है। कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए, ये भी सही है। कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण एवं आज की जीवन स्थितियों में तुलना होना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए, अभी जो स्थिति चल रहा है, अगर उससे रिलेट करके अगर आप बच्चा को कहानी सुना रहे हैं दोस्तों, तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा सुनने में कहानी को, ठीक है। यानी इनमें सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 58 नंबर। देखिए 58 नंबर क्या है, छात्रों को गृहकार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। देखिए, छात्रों को गृहकार्य देते समय की बात हो रहा है, ठीक है, होमवर्क देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए वो देखते हैं। छात्रों को समुचित रूप से गृहकार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये तो है। गृहकार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना, ये भी है। गृहकार्य का उद्देश्य समझाना, दोस्तों उद्देश्य हम नहीं समझाएंगे, ठीक है। तो सब उसको घर में काम दे रहे हैं, काम करने के लिए, ठीक है। होमवर्क दे रहे हैं, मतलब क्या है कि घर से बनाकर लाएगा, इसका उद्देश्य सब नहीं समझाएंगे बच्चा को, यानी दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। उसका उद्देश्य के बारे में नहीं बताएंगे सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर। कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्पष्ट और पठनीय शब्दों से लिखना, बिल्कुल सही है। एकदम आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा, आपको पूरा साफ साफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला है रेखा चित्र बनाने समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। अगर आप अलग अलग चौक का प्रयोग करते हैं, अलग अलग कलर का चौक का अलग प्रयोग करते हैं क्लास में, जब आप श्यामपट्ट में लिखते हैं, यानी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। श्यामपट्ट पर सीधी रेखा का खींचना, बिल्कुल सही। अगर सीधा रेखा खींचना पड़ेगा बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, तभी अच्छा दिखेगा, ठीक है। यानी इनमें से सभी इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विषमान्य व्यवहार होने के कारण है। विषमान्य व्यवहार होने के कारण दोस्तों, इसका कारण क्या हो सकता है बताइए। उसमें सक्रिय सचेतन मन, व्यक्ति की दमित इच्छाएं, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा इनमें से दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला इक्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग चाहते हैं CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी का करना, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट लगाए अगर आप लोग एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोग का काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।